हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास कुमार। जैसे कि हमने अपनी लेक्चर सीरीज का चैप्टर या बुक स्टार्ट की थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब तक हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मटेरियल का जो फेलियर होता है वो कैसे होता है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में 2 प्रकार के मटेरियल यूज किए जाते हैं बेसिकली। पहला मटेरियल होता है ब्रिटल मटेरियल, दूसरा होता है डक्टाइल मटेरियल। अगर ब्रिटल मटेरियल पर टेंशन फोर्स लग जाए तो उसका फेलियर कैसे होगा, अगर ब्रिटल मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स लग जाए तो उसका फेलियर कैसे होगा, अगर ब्रिटल मटेरियल पर क्या लग जाए, टॉर्जन लग जाए। टॉर्जन मतलब जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, इस प्रकार से हम फोर्स लगा दे तो उसका फेलियर कैसे होगा। ऐसे ही ये तीनों केस किसके लिए सुटेबल होंगे, डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल होंगे। तो आज हमारा ये रहेगा टॉपिक। दूसरा नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, टेम्परेचर स्ट्रेसिस पे रहेगा कि यदि मैं किसी बार में टेम्परेचर का मान बढ़ा दूं या टेम्परेचर का मान घटा दूं, तब उस टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से उस बार की लेंथ में क्या क्या परिवर्तन होता है तो देखते हैं। समझिए गए यहाँ तक? ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने कंसीडर कर लिया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तक कवर कर लिया था, मतलब कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कौन सा? उस टाइम से ई, म्यू, जी और के, इन चारों ये चारों क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। जैसे ई को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो, जी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के को क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। समझ के गए यहाँ तक? तो ई को ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये लिख देंगे। म्यू क्या होता है यहाँ पर, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तीसरा कौन सा होता है यहाँ पर, जी होता है। जी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ऐसे यहाँ पर एक होता है के को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है बेसिकली किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होने कि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स से अगर बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है तब उस वॉल्यूम में चेंज को निकालने के लिए हम कौन से टर्म का यूज किया करते हैं, यहाँ पर बल्क मॉडुलस का यूज करते हैं। बॉडी के वॉल्यूम में होने वाले चेंज को निकालने के लिए एक कांस्टेंट टर्म का यूज किया जाता है, जिस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। जब उस बॉडी पर कौन सा फोर्स लगा रखा हो, कंप्रेसिव फोर्स लगा रखा, तो बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के बराबर क्या होता है, प्रेशर में चेंज बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अनुपात को क्या बोलते हैं यहाँ पर, बल्क मॉडुलस। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, भाई तुम्हारे ई, म्यू और जी में रिलेशन बताओ क्या होता है। तो डायरेक्टली करना है हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन तो करना है इसका, क्योंकि डायरेक्शन तुम्हारे पेपर में आएगा नहीं वहां पर। हमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, क्या इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन होता है। समझ के गए यहाँ तक? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में वही फॉर्मूला पूछा जाता है। यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। यदि ई और जी का मान सेम हो जाए तो बताओ म्यू का मान कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ई बराबर क्या होता है, 2g इंटू 1 प्लस के म्यू, एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कोई पूछने लगे, ई, म्यू और के के बीच में रिलेशन बताओ क्या होता है। तो यहाँ से होता है कि ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस के 2 म्यू। समझ गए स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है। अब तीसरे कैसे पूछ लेगा, ई, जी और के बीच में रिलेशन बताओ क्या होता है। तो क्या होता है, ई बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस g, एक रिलेशन होता है। नेक्स्ट एक रिलेशन पूछ लेगा यहाँ पे, बताओ भाई म्यू का मान बताओ कितना होगा, म्यू का मान। तो म्यू का मान कैसे निकाल सकते हैं, माना समीकरण एक ही हो गई, समीकरण एक दूसरी हो गई। अगर मैं इन दोनों समीकरण को इक्वल रख दूंगा, क्योंकि दोनों समीकरण किसके बराबर है, ई के बराबर नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं बराबर रखूंगा तो बराबर रखने के बाद क्या आ जाएगा, 2g इंटू 1 प्लस के म्यू बराबर क्या आ जाएगा, 3k इंटू 1 माइनस के 2 म्यू। तो यहाँ से अंदर गुणा कर दो तो 2g से गुणा करें 2g प्लस के 2g म्यू
बराबर इसके अंदर गुणा करेंगे 3k माइनस के 3 दूनी 6k म्यू। अब जहाँ पे म्यू म्यू दिखाई दे रहा है उसे एक तरफ लेके चले जाओ, जैसे इधर लेके आ जाओ। तो जब इधर लेके आए यहाँ से और इसे इधर लेके चले जाओ तो कितना जाएगा 6k म्यू प्लस के 2g म्यू बराबर 3k माइनस के 2g। तो यहाँ से जब म्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 6k प्लस के 2g बच जाएगा, इसके बटे में चल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा 3k माइनस के 2g अपॉन 3k माइनस के 2g अपॉन 6k अपॉन 2g। तो ये रिलेशन आता है। आप ये रिलेशन भी कई बार जेके पेपर में पूछा है तुम्हारे कि बताओ म्यू का मान कितना हो इन टर्म्स ऑफ k और g। तो 32 62 याद रखना है, ऊपर माइनस आएगा, नीचे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर है सभी के? ठीक है, ये जो फॉर्मूला होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे कि यदि E और G का मान क्या हो जाए बराबर हो जाए तब इस बॉडी के केस में म्यू का मान कितना होगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से पेपर पूछेगा। तो हमें पता है कि बेसिकली E बराबर क्या होता है 2G × 1 प्लस के म्यू होता है यहाँ से। तो अगर E का मान G के बराबर हो जाए तो E के यहाँ क्या रख देंगे G रख देंगे। तो G बराबर कितना आएगा 2G × 1 प्लस के, G से G करके यहाँ क्या बचेगा 1, इसे से भाग देंगे तो कितना 1/2 बराबर 1 प्लस के म्यू। तो म्यू बराबर कितना माइनस के 0.5। ऐसे कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है यदि E का मान किसके बराबर हो जाए K का मान हो जाए, K के बराबर हो जाए तो बताओ म्यू का मान कितना होगा यहाँ से, ये पूछ रहे। तो हमें पता है कि E बराबर कितना होता है 3k × 1 माइनस के 2 म्यू नहीं होता है यहाँ से। चलो ठीक है, ये पता है यहाँ से। और उधर से मैं यहाँ पर E का मान K के बराबर रख दो तो K बराबर 3k × 1 माइनस के 2। तो K से K करके आगे बच गया, ये इसके बटे में जाएगा 1/3 बराबर 1 माइनस के 2, इसे इधर ले गया जाओ। तो 2 म्यू बराबर कितना 1 माइनस के 1/3। तो 2 म्यू बराबर कितना है, इसका कोई बटा नहीं, इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, दोनों की आपस में कर दो यहाँ से। तो 3 में से 4 कितना बच जाएगा 2, तो 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कट कर दो तो म्यू बराबर कितना है 1 बराबर। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में पूछे। पहला क्वेश्चन होता है कि बताओ यदि E का मान G के बराबर हो जाए तो बताओ म्यू का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यदि E का मान K के बराबर हो जाए तो बताओ इसका मान कितना होगा। तो डायरेक्ट पेपर में आते हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है गाइस, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टेम्परेचर स्टेसिस। कौन सा रहेगा, टेम्परेचर स्टेसिस। टेम्परेचर स्टेसिस एंड टेम्परेचर स्ट्रेन। टेम्परेचर स्टेसिस एंड टेम्परेचर स्ट्रेन, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ। तो टेम्परेचर स्टेसिस क्या होती है, जैसे मैं किसी बार में टेम्परेचर का मान बढ़ाऊंगा, जैसे मैं किसी बार में किसका मान बढ़ाऊंगा भाई, टेम्परेचर का मान बढ़ाऊंगा या टेम्परेचर का मान घटाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, उस बार का फ्री एक्सपेंशन होगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, बॉडी एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब बॉडी में एक्सपेंशन होगा, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होगा। भाई सर्दियों में कोई बॉडी होगी वो सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, पता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अगर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, बॉडी में एक्सपेंशन होगा, मतलब बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी। तो बॉडी की लेंथ कितनी इंक्रीज होती है, उस इंक्रीज हुई लेंथ को क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसे, फ्री एक्सपेंशन। समझ गए यहाँ तक। जैसे सबसे पहले टेम्परेचर स्ट्रेन पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी में सबसे पहले क्या जनरेट होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाते घटाते टेम्परेचर स्ट्रेन जनरेट होती है। तब उस टेम्परेचर स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए तभी तो उस बॉडी में क्या जनरेट होता है, टेम्परेचर स्ट्रेन जनरेट होता है। जैसे हमने हुक का नियम पढ़ा, तुम्हें बताया था। समझ गया भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, तो जैसे मेरे पास क्या कोई बार है, इस बार को दोनों साइड से मैंने फिक्स नहीं कर रखा, तो फ्री कर रखा है। माना इस बार की जो लेंथ है वो कितनी ले ली भाई, मैंने यहाँ से एल ले ली। अब जब हम किसी भी जगह पर टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर की बात करने के टाइम पर हम किसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तापीय प्रसार गुणांक।
तो किसी बॉडी में टेम्परेचर स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेन का मान किस पे डिपेंड करता है? तापीय प्रसार गुणांक पे डिपेंड करता है, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसका मान क्या होता है प्रत्येक बॉडी के लिए क्या होता है? अलग अलग। कॉपर के लिए इसका मान अलग होता है, स्टील के लिए इसका मान अलग होता है, कंक्रीट के लिए इसका मान क्या होता है? अलग होता है। जिन बॉडी के लिए, जिस मटेरियल के लिए अल्फा का मान जितना ज्यादा होता है उस बॉडी में टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये क्या हो गया यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना दे दिया? अल्फा दे दिया। चलो लिख देता हूँ इसे एक बार, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसे तापीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं इसे? तापीय प्रसार गुणांक बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलो मैं लिख देता हूँ, जिस बॉडी का अल्फा का मान जितना ज्यादा होगा उस बॉडी पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा उतना ही क्या होगा? ज्यादा। टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा? उतना ही ज्यादा। इसलिए जो अल्फा का जो मान होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कॉपर मटेरियल है या स्टील मटेरियल है या कंक्रीट मटेरियल है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब देखो इसमें जैसे माना इस बॉडी का जो तापीय प्रसार गुणांक है वो कितना लिया मैंने? अल्फा। अगर इस बॉडी में टेम्परेचर में राइज कर रहा हूं या टेम्परेचर राइज कर लो या टेम्परेचर मतलब घटा लो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। टेम्परेचर के कारण जब किसी बार की लंबाई में चेंज होता है तो उस चेंज को क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं भाई से? फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन कितना आ जाएगा इसमें? डेल्टा बराबर अल्फा। चलो माना तापमान कितना? डेल्टा टी ले लो। माना इनिशियल में टेम्परेचर कितना था इसमें? T1। तो मैंने टेम्परेचर को T1 से बढ़ा के T2 कर दिया। कितना कर दिया? T2। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? T2 माइनस के T1। तो T2 माइनस के T1 को क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? डेल्टा। तो अल्फा डेल्टा T इनटू L, ये क्या हो जाएगा? फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर के कारण। लेकिन मुझे टेम्परेचर स्ट्रेन निकालनी है, तो टेम्परेचर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से? टेम्परेचर स्ट्रेन क्या हो जाएगी? चेंज इन लंबाई बटे ओरिजिनल लंबाई, और चेंज में लंबाई में कितना चेंज है यहाँ पर? अल्फा डेल्टा टी इनटू एल बटे एल से एल कटेगा। तो टेम्परेचर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी यहाँ पर? अल्फा डेल्टा टी। समझ गए यहाँ तक? बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ टेम्परेचर स्ट्रेस की, किसकी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर? टेम्परेचर स्ट्रेस की बात करना चाह रहे हैं। तो हुक के नियम के अनुसार हमें पता है, हुक के नियम के अनुसार क्या कहता है कि स्ट्रेस समानुपाती होती है किसके? स्ट्रेन। लेकिन मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर क्या ले लिया? सिग्मा टी ले लिया। यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेसिस क्या ले लिया? सिग्मा टी ले लिया। और टेम्परेचर स्ट्रेन क्या ले लिया? एप्सिलॉन टी ले लिया। तब मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एप्सिलॉन टी। तो सिग्मा टी बराबर ई इक्वल टू, इसका मान कितना होता है? ये निकाला था यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा डेल्टा टी, तो ये क्या होता है? टेम्परेचर स्ट्रेसेस होते हैं किसी बार। समझ गए यहाँ तक भाई? बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी मैं बाद में के केस करके लिखवाऊंगा, यदि हम किसी बार के दोनों सपोर्ट को फिक्स कर रखी है या बार की दोनों सपोर्ट को मतलब हटा रखी, सपोर्ट नहीं है वहां पर, तब टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट हो गया नहीं, वो अलग अलग केस करके बता रहा, अभी बेसिक बता रहा हूं। समझ के आता भाई? ठीक है। अब एक जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, हर बार आता है पेपर में, पूछ लेते हैं बेसिकली क्या होता है। वो देते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक बार है मेरे पास, एक बार की लाइन कितनी? ए, सॉरी एक बार है ए बी, जिसकी लाइन कितनी ले ली मैंने भाई यहाँ पर? एल। इसका एरिया भी सेम है, इसके लिए ई का मान भी सेम है, इसके लिए अल्फा का मान भी क्या है यहाँ पर? सेम। और टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पर? सेम। किसके किसके सिमिलर है? दूसरे बार के सिमिलर। लेकिन दूसरे बार की जो लेंथ है इस बार एल ना रखे, कितनी करके यहाँ पे 12। दो बार कौन सा होगा? सी डी होगा। एक बार ए बी है, दूसरा बार सी डी है। पहले बार की लेंथ कितनी? एल, दूसरे बार की लेंथ कितनी है? एल, 2L। लेकिन दोनों बार की जो प्रॉपर्टी है, दोनों बार की क्या सेम है? ई का मान भी सेम है, ई का मान भी सेम है, अल्फा का मान भी सेम है और डेल्टा टी का मान भी सेम है। तब तुमसे पूछता है पेपर में क्वेश्चन कि यदि दो बार है मेरे पास, एक बार ए बी होगा, दूसरा बार कौन सा होगा? सी डी होगा। पहले बार की लेंथ कितनी ले ली? एल ले ली, दूसरे बार की लेंथ कितनी ले ली? 2L ले ली यहाँ पर। तो पूछता है कि जब बार की लेंथ एल होती है तो माना एल, जब एल होती है बार की लेंथ, तो इसमें टेम्परेचर स्ट्रेस का मान दे देगा सिग्मा टी।
तो पूछेगा यदि बार की लेंथ को बढ़ा के 12 कर दिया जाए तब टेम्परेचर स्ट्रेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझिए क्वेश्चन यहाँ तक। माना टेम्परेचर स्ट्रेसिस कितनी होगी, सिग्मा टी डैश हो गया। लेकिन मैंने तो अभी पढ़ा था फॉर्मूले में यहाँ पर कि टेम्परेचर स्ट्रेसिस बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गुना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन गुना टेम्परेचर में चेंज। यहाँ पे तो कोई लेंथ का टर्म आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेस का मान बार की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, उसका मान डिपेंड करता है ई के मान पर, अल्फा के मान पर और डेल्टा टी के मान पर। तो चाहे बार की लेंथ एल हो, चाहे बार की लेंथ 1 मीटर हो या 2 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर हो, तो टेम्परेचर का लेंथ, टेम्परेचर स्ट्रेस का लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो टेम्परेचर स्ट्रेस ए की बार के लिए थी वही टेम्परेचर स्ट्रेस का मान किसके लिए होगा, यहाँ पर सी डी बार के लिए होगा। तो सिग्मा टी बराबर सिग्मा टी। तो ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से ऑप्शन बना के दे देंगे कि 2 सिग्मा टी हो जाता है या सिग्मा टी बाई 2 हो जाता है या क्या होता है। तो हमें पता है कि टेम्परेचर स्ट्रेस का मान लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, चाहे बार की लेंथ एल रखो, चाहे बार की लेंथ 2L रखो, चाहे बार की लेंथ 3L रखो, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बार की लेंथ। बार की लेंथ का टेम्परेचर स्ट्रेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है गाइस यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार आता है एसएससी के पेपर में। यदि बार की लेंथ ए बी हो, एक बार की लेंथ, दूसरे बार की लेंथ, एक दूसरा बार है सी डी है, उसकी लेंथ कितने 2L है, तो बताओ टेम्परेचर स्ट्रेसिस का क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरे बार। तो टेम्परेचर स्ट्रेसिस का मान क्या रहता है, सेम है, ठीक है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट हम केस करके लिखते हैं भाई। यहाँ से पहला केस करके लिख लेंगे कि क्या क्या कौन कौन से फोर्स जनरेट होंगे किसी बॉडी में टेम्परेचर के कारण। पहला केस फर्स्ट करके किया। एक बार है, अभी ध्यान रखना दोनों जो सपोर्ट है अनयील्डिंग है, मतलब कोई बार है मेरे पास, इन दोनों बार के दोनों एंड्स को सपोर्टेड नहीं कर रखा, अनसपोर्टेड एंड्स। बोथ एंड क्या है, अनसपोर्टेड, बोथ एंड अनसपोर्टेड। अनसपोर्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना तो यहाँ पे सपोर्ट है और ना ही यहाँ पे सपोर्ट है। समझ गए यहाँ तक, ठीक। माना इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर L, समझ गए यहाँ तक। इस बार में क्या कर रहा हूँ, पहले केस में मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर, क्योंकि दोनों एंड इसके फ्रीली एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोर्ट लगाई नहीं रखी। अगर सपोर्ट लगाते तो टेम्परेचर के कारण बढ़ने के कारण इसके लेंथ में बढ़ती, लेंथ इंक्रीज होती, लेकिन इसकी सपोर्ट इसके लेंथ को बढ़ने नहीं देती, तो वहां पे टेम्परेचर स्ट्रेसिस का जनरेट होती है। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों एंड पर सपोर्ट ही नहीं है, वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होगा, इसमें टेम्परेचर स्ट्रेन का मान नॉट इक्वल 0। टेम्परेचर स्ट्रेन का मान नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, 0 के बराबर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके दोनों एंड्स क्या है, सपोर्टिव नहीं है, मतलब इसके दोनों एंड को मैंने किसी सपोर्ट से फिक्स नहीं कर रखा। अगर फिक्स कर देते तब इसमें एप्सिलॉन टी का मान 0 हो जाता। समझ लो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, तो फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है तो इसके एक्सपेंशन को किसी ने रोका ही नहीं यहाँ पर। जब किसी ने नहीं रोका तो इसमें टेम्परेचर स्ट्रेस का मान कितना हो जाएगा, 0। बस करो, ये क्वेश्चन रहेगा वहां पर कि एक बार है ए बी जिसकी लेंथ L दे दी और इसके दोनों एंड्स क्या है, सपोर्टेड नहीं है। यदि हम इस बार में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो बताओ इसमें कौन कौन सी चीज 0 होगी और कौन सी चीज 0 नहीं होगी। तो टेम्परेचर स्ट्रेस का मान तो 0 होगा, लेकिन टेम्परेचर स्ट्रेन का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्री एक्सपेंशन होता रहेगा और उस फ्री एक्सपेंशन को रोकने के लिए यहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है ही नहीं, तो इसलिए टेम्परेचर स्ट्रेस का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही दूसरा केस करके लेंगे, यहाँ पर केस लगे बार सेम है, इस बार लेंथ भी सेम है, बस क्या कर दिया इस बार टेम्परेचर को क्या कर दिया, घटा दिया। जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो दोनों एंड तो सपोर्टेड है इसके, तो क्या होगी, बार के दोनों एंड्स आपस में पास आने की कोशिश करेंगे। तो पास आने की कोशिश करेंगे तो एप्सिलॉन टी का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन टी का मान नॉट इक्वल टू 0 था, तो टेम्प स्ट्रेन कौन सी होगी, यहाँ पर एक्सपेंशन वाली होगी या कॉन्ट्रैक्शन वाली होगी। लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में कमी होगी, तो लंबाई में वृद्धि होगी तो टेम्परेचर स्ट्रेन का मान क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा तो क्या होगी, सुपर डिग्री मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेन का मान 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर स्ट्रेन का जो नेचर होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ से समझ गए यहाँ तक। दूसरी चीज टेम्परेचर स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्शन को किसी ने रोका ही नहीं। और कौन रोकेगा यहाँ पर? अगर यहाँ पे सपोर्ट लगा के रखते तो वही तो रोकता, तो यहाँ पे सपोर्ट लगा ही नहीं रखी यहाँ पर, इसलिए क्या किया यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0। समझ गए गाइस यहाँ तक? चलो तीसरा केस थर्ड करके लिखिए। इस बार सपोर्ट क्या करेंगे? सपोर्टेड कर, दोनों एंड्स बोथ एंड्स क्या कर रहे? सपोर्ट, बोथ एंड्स क्या कर दिए? सपोर्टेड। बोथ एंड क्या कर दिए यहाँ पर? सपोर्टेड कर दिए इस बार। तो चलो लो केस कर, ये फिक्स कर दिया दोनों एंड यहाँ पर। पहला केस लिया मैंने, टेम्परेचर का मान क्या करते हैं? बढ़ाना। जब टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के मान बढ़ाने का क्या होगा? बार में फ्री एक्सपेंशन होगा, मतलब एक्सपेंड होगा, लेंथ में वृद्धि होगी। लेकिन मैंने तो दोनों एंड पर क्या कर रखे? फिक्स कर रखे हैं। वो तो दोनों एंड उसे एक्सपेंड करने ही नहीं देंगे, वहां पर करने देंगे? एक्सपेंड नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, तो नहीं करने देंगे। तो एप्सिलॉन टी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसके दोनों एंड बाहर जाने की कोशिश करेंगे और हमने वहां पे सपोर्ट लगा रखी, वो तो जाने ही देंगे, तो किस प्रकार की स्ट्रेस जनरेट करेंगे उस बॉडी पर? कंप्रेशन नेचर। तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ गया। तो एप्सिलॉन टी का मान तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जो इसका नेचर होगा वो नेचर क्या होगा? कंप्रेसिव नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा? ये कंप्रेसिव नेचर। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। जब एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो ये जो सपोर्ट है से बाहर जाने नहीं देगी, यहाँ पर ना इधर जाने देगी ना इधर जाने देगी। तो सपोर्ट किस प्रकार से रिएक्शन जनरेट कर रही है इस बॉडी पर? कंप्रेशन नेचर की स्ट्रेस जनरेट कर रही है। उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं वहां पर? टेम्परेचर स्ट्रेस, जिसका मान नॉट इक्वल टू 0 है। समझ के आते हुआ? ठीक। चौथा केस करेंगे। इस बार क्या किया भाई मैंने? बार है मेरे पास, ये बार के दोनों एंड क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यहाँ पर बार के दोनों एंड क्या कर दिया? यहाँ पर फिक्स कर दिया। लेकिन इस बार टेम्परेचर का मान क्या कर दिया? घटा दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर का मान घटा दिया। जब टेम्परेचर का मान घटाएंगे तो ये बार क्या करेगा? बार के दोनों एंड आपस में पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सपोर्ट लग रखी है उसे पास आने नहीं देगी। वहां पर जो सपोर्ट लग रखी है वो पास आने नहीं देगी, तो ना तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ना इसका एक्सपेंशन होगा। तब इस केस में टेम्परेचर स्ट्रेन का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर स्ट्रेस का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैंने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर के घटने के कारण क्या होगा? बार के दोनों एंड पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने तो उसे फिक्स कर रखी है, तो जो फिक्स सपोर्ट होगी उसे पास आने नहीं देगी, बार उसके दोनों एंड को पास आने नहीं देगी। तो किस प्रकार से स्ट्रेस जनरेट कर रही है सपोर्ट उस पर? टेंसाइल नेचर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? सिग्मा टी का मान नॉट इक्वल टू 0। नेचर कैसा होगा सर? टेंसाइल नेचर। समझिए, ये भी एसएससी जेईई में पूछा है कई बार पेपर में क्वेश्चन, और ये भी एसएससी जेईई में पूछा है कई बार क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट। ये तो सिंपल मटेरियल के लिए बताया था भाई मैंने ऐसे, मतलब जब मेरे पास कंपोजिट बार ना होके क्या होता है? पर्टिकुलर मटेरियल होता है, तो उस केस में क्या क्या होता है? अब लेकिन अगर मेरे पास कंपोजिट मटेरियल हो गया, चलो इसका तो मैं डायरेक्शन बताऊंगा ये आपको, ठीक है? टेम्परेचर स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। कंपोजिट बार किसे बोलते हैं? वो बार या वो मटेरियल जो एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बना। जैसे एक बार है मेरे पास, वो बार कौन कौन से किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है? वो कॉपर और स्टील से बना होता है। तब उस कॉपर और स्टील के कॉम्बिनेशन वाले बार को ही क्या बोलते हैं वहां पर? कंपोजिट बार बोलते हैं। समझ गए यहां तक कि कंपोजिट बार में कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, टेंशन बार में कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी। तो इस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है भाई। समझ गए यहां तक गाइस? ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो मैंने दो बार बनाए हैं। पहला बार कौन सा यहाँ पर? स्टील है। दूसरा बार कौन सा यहाँ पर? कॉपर। समझ के यहाँ तक? दोनों की स्टार्टिंग में लंबाई क्या है इनकी? सेम, एल लंबाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी। समझ गए यहाँ तक? माना इस केस के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मान कितना? अल्फा एस है। इस केस के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मान कितना? अल्फा सी। इस केस के लिए ई का मान ई सी, इस केस के लिए ई का मान कितना लिया? ई एस लिया। अभी तापमान क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं भाई? इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण प्रत्येक बार की या प्रत्येक बार में कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, ये पूछ लेगा तुमसे पेपर में क्वेश्चन।
और यहाँ से तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल आता है बेसिकली 10 नंबर पर। एसएससी जेईई मेंस में यहाँ से डायरेक्शन आ जाएगा इसका क्या होता है। तो जब हम टेम्परेचर, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, जब हमने अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो वहां से हम पाते हैं कि जो कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो ज्यादा होता है किससे, स्टील के कंपेयर। और मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस मटेरियल का अल्फा का मान जितना ज्यादा होता है उस मटेरियल में एक्सपेंशन या वो मटेरियल तापमान से उतना ही ज्यादा क्या होता है, अफेक्टेड होता है। बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, स्टील के कंपेयर में। तो जब अल्फा सी का मान स्टील के अल्फा से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, तब इस केस में हम क्या कहेंगे, कॉपर में तो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो लो हो गया, कॉपर में एक्सपेंशन क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन स्टील में उतना एक्सपेंशन हो ही नहीं पाएगा जितना कॉपर में हुआ है। तो जब टेम्परेचर के कारण जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, वहां पर फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं भाई उसे, फ्री एक्सपेंशन। तो कॉपर के बारे में फ्री एक्सपेंशन कितना हुआ है यहाँ पर, अल्फा सी, चलो डेल्टा टी लिख लो, चलो डेल्टा टी लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा टी इनटू क्या होता था वो, ये क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा किसमें, कॉपर बार में। और ऐसे ही मैं देखना चाहूँ स्टील बार में कितना एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर स्टील बार में कितना एक्सपेंशन होगा, अल्फा एस डेल्टा टी इनटू। अभी लेंथ में क्या रहेगा, दोनों बार की सेम लिखो यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने एक बैरियर अज्यूम किया, मैंने क्या किया, एक बैरियर अज्यूम किया। मुझे इस बैरियर के कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर स्ट्रेस का मान बताना है, दोनों डिफरेंट बात में। तब मुझे इस स्टील के मटेरियल को यहाँ से यहाँ तक खींचने में कौन सी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, टेंसाइल स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे कॉपर के बार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कौन सी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगानी। तो यही पेपर में आता है तुम्हारे कि यदि किसी एक मटेरियल का अल्फा का मान ज्यादा है दूसरे मटेरियल के कंपेयर में, तो बताओ किसी बैरियर तक पहुंचाने के लिए उस मटेरियल में कौन सी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो भाई बिल्कुल, ये क्या बनाया मैंने, बैरियर बनाया। तो यहाँ पर किस प्रकार की स्ट्रेस जनरेट होगी, इस कॉपर के बार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट। कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, कंप्रेसिव सिग्मा सी जनरेट। ऐसे ही स्टील के बार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी, एप्सिलॉन टी। और ये वाला जो एक्सपेंशन होगा, ये वाला एक्सपेंशन कितना होगा, और ये वाला एक्सपेंशन होगा, ये वाला कितना होगा। तो हमें पता है कि हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इस मटेरियल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और एक्सटर्नल मटेरियल के केस में जो एक्सपेंशन होता है वो हुक के नियम से निकालते हैं हम। इसके नियम से निकालते हैं इसे, हुक के नियम के क्या, हुक के नियम के अनुसार निकालते हैं उसे वहां से। अब वो कितना होता है वो भी देखना पड़ेगा मैं यहाँ। तो हमें पता है कि हुक का नियम क्या होता है, स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्सएल। तो ई सिग्मा बराबर ई इंटू एक्सएल का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन। इसके एल की मल्टीप्लाई होता है तो सिग्मा इंटू एल अपॉन ई हो जाएगा बराबर डेल्टा। तो होता है फ्री एक्सपेंशन, नहीं सॉरी, फ्री एक्सपेंशन तो टेम्परेचर के कारण होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है। तो ये एक्सपेंशन कितना होगा वो देख लेते हैं। तो कौन सा स्ट्रेस लगे, सिग्मा सी, ऊपर पे लगे एल इंटू ई। ऐसे ही से निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा एस इंटू एल बटे ई एस। बात क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, वैसे तो नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है यहाँ पर, तो दोनों का इक्वेटर तो बराबर उठा के इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर तो उठा के बोलो अल्फा एस डेल्टा टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस इंटू एल अपॉन ई एस बराबर अल्फा सी डेल्टा टी इंटू एल प्लस सिग्मा सी इंटू एल अपॉन ई। समझिए भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। इसे इधर लेके चल जाओ, इसे इधर लेके जाओ। तो सिग्मा एस इंटू एल अपॉन ई एस माइनस सिग्मा सी इंटू एल अपॉन ई बराबर अल्फा सी डेल्टा टी इंटू एल माइनस अल्फा एस डेल्टा टी इंटू। तो एल यहाँ पे यहाँ से कॉमन ले लिया, तो सिग्मा एस अपॉन ई एस माइनस सिग्मा सी बटे ई सी बराबर यहाँ से डेल्टा टी कॉमन ले लिया और एल भी कॉमन ले लिया, तो अल्फा सी माइनस अल्फा एस। तो एल से एल कट गया यहाँ से, तो क्या आया सिग्मा एस बटे ई एस। अब देखो, चलो सही है, बिल्कुल सही है। ये यहाँ तक हो गया एक नंबर, ठीक है।
माइनस के EC बटे E डेल्टा T इंटू, तो यहां से क्या आ जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, या क्योंकि हमें पता है कि हम टेंशन, देखो क्योंकि स्टील में कौन सी स्टेज जनरेट हो रही है, यहाँ पे टेंशन स्टेज जनरेट हो रही है, और इसमें कौन सी स्टेज जनरेट हो रही है, यहाँ पर कंप्रेसिव स्टेज जनरेट हो रही है। तो या तो कोई सा भी साइन ले लो, टेंशन पॉजिटिव ले लो या कंप्रेशन पॉजिटिव ले लो, वो तुम्हारी इच्छा है, कोई सा। समझ के आया था भाई गाइस? ठीक है, तो अगर इसे पॉजिटिव लेंगे तो हमेशा इसे निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ के आता है? ठीक है। यदि मैं, देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया था, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, ये कंडीशन जनरेट हुई है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज नहीं किया, इस बार टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ से। अरे गलती हो गई, सॉरी। तो देखो भाई, इसका फ्री एक्सपेंशन कितना है, अल्फा इतना टोटल, एक गलती होगी, मिस्टेक होगी, सॉरी उसके लिए। तो देखो ये थोड़ा एक्सपेंशन कितना है, इतना, तो मुझे तो चाहिए इतना, तो मैं क्या करूँगा, इतने में से क्या घटा दूंगा, घटा दूंगा, तो ये माइनस होगा, ये गलती होगी उसके लिए। तो जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये टोटल एक्सपेंशन है ना, फ्री एक्सपेंशन, इस फ्री एक्सपेंशन में से घटाया मैंने, तो ये तो बचेगा इतना, और इतना ही तो लेना है मुझे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? ठीक है। अब दूसरा केस, अभी तो मैं कंपोजिट बार में टेम्परेचर को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अगर कंपोजिट बार में टेम्परेचर को क्या कर दिया मैंने, घटा दिया, तो टेम्परेचर को घटाने के कारण क्या होगा, स्टील की लैंप में तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सबसे ज्यादा चेंज किसमें आएगा, कॉपर की लैंप में चेंज आएगा। क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से मटेरियल में पड़ता है, उस मटेरियल में पड़ता है जिस मटेरियल के लिए अल्फा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ के गए यहाँ तक? तो अगर मुझे पता है कि अल्फा का मान कॉपर के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर जब घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर जब घटा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लंबाई में चेंज किसके मटेरियल, कौन से मटेरियल में आएगा, कॉपर में आएगा। तो कॉपर की लेंथ, कॉपर मटेरियल की जो लेंथ होगी ज्यादा रिड्यूस होगी, तो ज्यादा रिड्यूस होगी, और स्टील की लेंथ क्या होगी, कम रिड्यूस होगी। तब किसी बैरियर तक पहुंचाने के लिए स्टील में कौन सी स्टेज लगानी पड़ेगी और कॉपर में कौन सी स्टेज लगानी पड़ेगी, वो देखते हैं यहाँ। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के कारण क्या होगा, पहला मटेरियल क्या होगा, स्टील हो गया, दूसरा मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर कॉपर। जब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, अल्फा एस, इसका मान क्या होता है, अल्फा सी, और अल्फा सी का मान बड़ा होता है किससे, अल्फा एस से। तो तापमान में जब ज्यादा चेंज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, जिसके लिए अल्फा का मान जितना ज्यादा हो, तो अल्फा का मान किसके लिए ज्यादा है, कॉपर के लिए। तो कॉपर की लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा रिड्यूस होगी। तो देखो पहले लेंथ इतनी थी, कितनी रह गई, इतनी रह गई, तो कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। और ये चेंज को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा सी डेल्टा टी इनटू। लेकिन स्टील की लाइन में कितना चेंज होगा, कम चेंज होगा तो इतनी रिड्यूस हो जाएगी, पहले इतनी थी लेकिन कितनी होगी, इतनी होगी, तो कितना चेंज होगा, इतना चेंज होगा। इसे क्या लिख देंगे, अल्फा एस डेल्टा टी इनटू। लेकिन मुझे तो किसी बैरियर तक पहुंचाना है, इसे बैरियर तक लो, तो स्टील को यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कॉपर को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये पेपर में बेसिकली पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन कि बताओ दो मटेरियल, एक कंपोजिट बार है, कंपोजिट बार किससे मिलकर बना होता है, वो स्टील और कॉपर से बना होता है, और कॉपर का अल्फा का मान ज्यादा दे दिया स्टील के कंपेयर में, और टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ कौन से बार में कौन सी स्टेज जनरेट हो, तो मैंने आपको बता चुका। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा यहाँ से, तो चलो हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, फेलियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, फेलियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। डिफरेंट टाइप के मटेरियल के कौन कौन से प्रकार के फेलियर होते हैं। अब मैंने बताया था पूरी सिविल इंजीनियरिंग में दो प्रकार के मटेरियल होते हैं बेसिकली। पहला कौन सा होता है, ब्रिटल मटेरियल। पहला कौन सा होता है भाई, ब्रिटल मटेरियल। दूसरा मटेरियल होता है डक्टाइल मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है,
डक्टाइल मटेरियल। अब इन तीनों का अलग अलग केस लेके करेंगे, मतलब 3 प्रकार के फोर्स लगाएंगे हम किसी मटेरियल के जो फेलियर को 3 प्रकार के फोर्स लगा के देखते हैं। पहला कंप्रेसिव फोर्स, दूसरा टेंशन फोर्स, तीसरा टॉर्सन। समझ गए यहां तक? तो सबसे पहले ब्रिटल मटेरियल देखें। ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता था? वो मटेरियल जिसमें पोस्ट टेंसाइल स्ट्रेस या पोस्ट टेंसाइल स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन का मान 5% से कम होता था, उसे क्या बोलते थे यहाँ पर? ब्रिटल मटेरियल। वो मटेरियल जिसमें प्लास्टिक स्ट्रेन का मान 5% से ज्यादा होता था उसे क्या बोलते थे? डक्टाइल मटेरियल बोलते थे। तो सबसे पहले मैंने ब्रिटल मटेरियल लिया, तो ब्रिटल मटेरियल के 3 केस लिया। जब ब्रिटल मटेरियल पे कौन सा फोर्स लगा रखा हो? टेंशन फोर्स लगा रखा हो। दूसरा केस, जब मटेरियल पर कौन सा फोर्स लगा रखा हो? कंप्रेशन फोर्स लगा रखा हो। तीसरा केस लिया, जब ब्रिटल मटेरियल पे कौन सा फोर्स लगा रखा हो? टॉर्जन फोर्स लगा रखा हो। तो जैसे मेरे पास क्या है? ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल पे मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, तो टेंशन फोर्स लगाने के कारण क्या होगा? ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो कौन से के अबाउट फेल होगा? इसके अबाउट फेलियर होगा। ये एक्सिस हो गई इसकी, तो जो इसका फेलियर प्लेन बनेगा इस प्रकार से फेलियर प्लेन बन जाएगा। तो पेपर में तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि ब्रिटल मटेरियल पर टेंशन फोर्स लगा दे तब ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर प्लेन होगा उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी इस मटेरियल की, और ये क्या होगा? फेलियर प्लेन होगा, जिससे आउट वो फेल हुआ। ये फेलियर प्लेन और ये भी फेलियर प्लेन। तो फेलियर प्लेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? जब किसी ब्रिटल मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगने के कारण क्या होगा? ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। पहला तुम्हें ये चीज। दूसरा केस कंप्रेशन के लिए, एक ब्रिटल मटेरियल है मेरे पास, ये क्या होगा? इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, लेकिन इस बार कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। तो जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण क्या होगा? ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर है किसी एंगल पर होगा, और वो फेलियर प्लेन, देखो फेलियर प्लेन किसे बोलते हैं भाई? फेलियर प्लेन उस लाइन को बोलते हैं जिसके अलोंग किसी मटेरियल का कोई मटेरियल फेल हो। तो यहाँ पर जब हम इसे फेलियर प्लेन वो करेंगे, इसका मतलब इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे दिखाई देगा भाई? मुझे यहाँ से इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ यहाँ पर देखा नहीं क्या? बताओ, दिखाई इस टाइप से दिखाई देगा। तब इसका फेलियर प्लेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जितने डिग्री का एंगल बनाता है, कितने डिग्री का एंगल होता है? ये 45 डिग्री का एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं? जब ब्रिटल मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है तब उसका फेलियर प्लेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? ब्रिटल मटेरियल कंप्रेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पर फेल होता है। समझ गए यहां तक? नेक्स्ट क्या होता है? टॉर्जन। ये क्या है? मेरे पास कोई ब्रिटल मटेरियल हो गया, ये क्या होगा? इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। तो जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर हम क्या लगाते हैं? टॉर्जन लगाते हैं। तो टॉर्जन मतलब जैसे कपड़े निचोड़ देगा भाई, कपड़े निचोड़ते इस प्रकार से, क्या बोलते हैं? टॉर्जन। तो जब टॉर्जन लगाएंगे तो टॉर्जन लगाने के कारण क्या होगा? ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होगा ना, हेलिकोइडियल शेप बना देगा। ये हेलिकोइडियल शेप, हेलिकोइडियल शेप किसे बोलते हैं भाई? हेलिकोइडियल शेप। हेलिकोइडियल शेप मतलब थोड़ा उसकी सरफेस क्या हो जाती है? ऊपर से ट्विस्ट हो जाती है। तो उसकी जो सरफेस होती है ऊपर से जो ट्विस्ट होती है, उस ट्विस्टिंग को ही क्या बोलते हैं? हेलिकोइडियल सरफेस होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? जब ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर, जब ब्रिटल मटेरियल पे टॉर्जन फोर्स लगता है तो उसका फेलियर हेलिकोइडियल शेप का होता है। हेलिकोइडियल शेप। और हेलिकोइडियल शेप में भी जो फेलियर प्लेन होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितने डिग्री एंगल बनाता है? वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जब किसी बॉडी की सरफेस ट्विस्ट हो जाती है, मतलब ट्विस्ट का मतलब क्या होगा? जैसे मैं से ट्विस्ट करूंगा तो ट्विस्ट का मतलब जैसे मतलब थोड़ा घुमाऊंगा तो जो ये वाला पॉइंट यहाँ ना रहेगा, कहीं दूसरी जगह पे चले जाएगा, तो उसकी सरफेस क्या होती है? ट्विस्ट हो जाती है। तब ट्विस्टिंग करने के बाद जो बॉडी की जो सरफेस होती है, उस बॉडी की सरफेस को क्या बोलते हैं? हेलिकोइडियल सरफेस। क्या बोलते हैं उसे? हेलिकोइडियल सरफेस। तो ये तीनों चीज तो हमने किसके लिए देखी? यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल के लिए देखी। अब हम ये तीनों चीज किसके लिए देखेंगे? यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका अपोजिट होता है जस्ट ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? अपोजिट होता है। अब इसका देखते हैं डक्टाइल मटेरियल। टेंशन फोर्स के केस में, दूसरा कंप्रेशन के केस में, तीसरा फेलियर किसके केस में? टॉर्जन के केस में। समझ गए यहां तक? तो जैसे मेरे पास क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। जब ब्रिटल मटेरियल पे मैं टेंशन फोर्स लगाता हूं तो टेंशन फोर्स लगाने का क्या होगा? ब्रिटल मटेरियल का जो फेल होता है कप कोन टाइप फेल होता है। कप कोन टाइप फेल।
ये भी कई बार पेपर में आ गया कि बताओ जब डक्टाइल मटेरियल पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होता है वो कैसे होता है, तो उसकी शेप होती है कप कोन टाइप। अब कप कोन टाइप क्या होता है, तो ये होता है कप कोन टाइप। देखो पीछे से देखो कप टाइप की शेप बनी, तो कप बोलते हैं क्या, कौन सी शेप बनी है, कोन टाइप की शेप बनी है। और ये भी आ जाता है यहाँ पर, अगर कप कोन टाइप फेलियर हो रहा है तो बताओ जो फेलियर प्लेन होता है, फेलियर प्लेन जो कप कोन टाइप फेलियर हो रहा है, कप कोन टाइप फेलियर हो रहा है यहाँ से, तो पूछ लेगा कि तुमसे पेपर में क्वेश्चन कि जब कप कोन टाइप फेलियर हो जाता है किसी मटेरियल का तो फेलियर प्लेन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल होता है, 45 डिग्री का एंगल। जैसे क्या बोलेंगे इस वाली जगह को कप बोलेंगे, इस वाली शेप को क्या बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, जब कोई मेरे पास डक्टाइल मटेरियल है, जब मैं इस पे क्या लगाता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने का कारण क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होगा वो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट, अगर मैं डक्टाइल मटेरियल पर कौन सा फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे टॉर्जन लगाऊंगा, तो टॉर्जन के लगाने के कारण भी इसमें कौन सा फील होता है, इसका जो फीलर प्लेन होता है 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री के उसको होता है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेक्चर में कुछ ऐसी चीज होती है जहां मैं थोड़ा तेज से बोल देता हूँ, या कुछ भी डाउट होगा, वॉइस से इशू हो, वॉइस के लिए इशू हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।